राज्य सत्ता के लिए था ही नहीं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी राज्य सत्ता के लिए बने। अपने धर्म में, अपने हिंदू धर्म में नहीं था। कोई भी दूसरा धर्म का आ रहा है तो अपन बोलते ही रहे कि राज्य सत्ता। नहीं तो क्या आपने यहाँ राज सत्ता नहीं दी क्या सर? कर्नाटक में थोड़ी सी स्थिति सुधरी बीच में। नमस्कार। हमारे देश के इस महान पर्व, लोकतंत्र के इस महान पर्व पर उसके रिजल्ट को सुनने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए और बहुत आश्चर्यजनक नतीजे देखने को मिले। जैसा सोचा था वैसा कहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। सबके अपने अपने विचार हैं। रिजल्ट अभी पूरे नहीं आए हैं, लेकिन हम अब अपने अग्रज श्री नरेश भैया के विचार सुनेंगे कि वे इस संबंध में और आज की इस परिप्रेक्ष्य में, इस परिस्थितियों में आने वाला समय कैसा होगा, वे हमें बताएंगे। नरेश भैया। इस चुनाव में मैंने ये देखा है कि खाली नरेंद्र भाई मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के भी जो प्रत्याशी थे, मुझे लग रहा था कि वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमें राज्यसभा की जैसी टिकट मिल गई है और हम जो मोदी जी के भरोसे जीत के जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी पाली हुई थी और इन्होंने पूरे प्रयत्न नहीं किए। इस वजह से भाजपा की सीटें कम हुई और इस तरह की सरकार चलाने में आगे जाके काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अगर हमारी मेजॉरिटी बीजेपी की मेजॉरिटी होती तो निर्णय लेने में बहुत आसानी होती। फिर भी अभी रिजल्ट आने हैं। मैं अनुभव करता हूँ और मेरा ऐसा विचार है कि जो बहुत कम मार्जिन की सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भैया। अब हेमंत भाई। इस बार जो रिजल्ट आया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। पिछली बार 69 सीटें मिली थी, इस बार 72 सीटों की अनुमान था। लेकिन ऐसा लगता है कि जो विशेष वर्ग है उनका जो एन ब्लॉक वोटिंग हुआ है और उसके कारण पूरे यूपी के जो रिजल्ट आए हैं उसको बहुत बड़ा एक झटका सा लगा है बीजेपी को। और आगे चल कर के यदि बीजेपी इस और भी अच्छे से विचार नहीं कर पाई तो आगे आने वाले चुनाव में भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जो आज हम रिजल्ट देख रहे हैं उसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ऐसे 3 स्टेट हैं जिसको हम ये कहा करते थे उत्तर भारत तो हमारे कब्जे में है, वो हमारे कब्जे से जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता है। जो अभी जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं अभी तो पूरे नहीं आए हैं, परंतु संभावना ये लग रही है कि जो बहुमत का आंकड़ा है 272 सीटों का, वहाँ तक यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुँचती तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी भारी मजबूरी है कि वो झुक के फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ तेलुगु देशम पार्टी है या नीतीश कुमार के साथ जो जेडीयू है या दूसरे लोगों के साथ फिर झुक के और उनकी शर्तों पे सरकार बनाए। और यदि ऐसी सरकार बनेगी तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो जिस प्रकार से अभी 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफा निर्णय लेके सारे काम किए, वैसा कुछ हो पाएगा। और ये भी बात है कि जो इंडिया गठबंधन है वो भी अभी लगा हुआ है कि कैसे हम सरकार बना लें, और वो भी चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं और दूसरे लोगों को अपने पक्ष में ला। वो सफल होंगे भैया? अब सफल होंगे या नहीं होंगे, राजनीति में कुछ भी कहना असंभव है, क्योंकि ये
मतलब नंगा स्वार्थ होता है और उसमें कौन आदमी अपने स्वार्थ के लिए कहाँ कंप्रोमाइज करता है, ये कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति है। अनिल भैया, सब यहाँ चुनाव नतीजे देख रहे हैं, अटूटा होकर में बैठे हैं और ये नतीजे से थोड़ा मन को विचलित हुआ हुआ है। और खास तौर से यूपी के जो रिजल्ट आए हैं और एमवाई सेक्टर को पूरा एकत्र, मगर एमपी ने तो अच्छा किया भैया। और एमपी में अच्छा किया और इसलिए हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर रहे थे। एमपी में तो पूरे उनके आए हैं और यही हमारी सोच थी। जो देश का भ्रमण तो हमने किया नहीं, यहीं से बैठ के हम लोग आंकड़े लगाते थे जो टीवी के 400 पार को बिल्कुल सही का जो दिया गया 400 पार का नारा, इसमें और कैंडिडेटों को सुस्त कर दिया। कोई घर से नहीं निकला। हमारे जो पूर्व पक्ष को उठाने का जो नारा था, उनकी पार्टी के कई लोग उलझ गए। जैसे मैं अभी भी आसाम में हूँ, 272 सीटें हाँ, अपन सभी आसान में बिल्कुल नहीं, और मेरा विश्वास है और भगवान बालाजी के ऊपर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। 272 सीटें आएंगी और ये बिल्कुल फुल अपनी पावर से सरकार चलाएंगे। जैसे इन्होंने कठोर निर्णय लिए हैं, वैसे ही भगवान करे इनको आगे भी कठोर निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल बालाजी सही। दे। और इसके आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। उद्देश्य को प्राप्त। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।